नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए सब्जेक्ट की। तो बेसिकली यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। अभी सोशियोलॉजी की यूनिट 1 मैंने कराई है लेटेस्ट में, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और ये एक सब्जेक्ट है जो कि मूड कोर्ट से रिलेटेड है। तो बेसिकली सब्जेक्ट का नाम है लीगल रिसर्च एंड मूड कोर्ट। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए एक वैल्यू एडेड की तरह एडेड है। मतलब ये आपकी वैल्यूज, मतलब मूटिंग स्किल्स या फिर एडवोकेसी स्किल्स को एनहांस करने के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ इसका पर्सपेक्टिव क्या है, जब भी कोई भी केस होता है तो उसमें लीगल रिसर्च इन्वॉल्व होती है। तो लीगल रिसर्च किस तरीके से करनी है ये हमें मूड कोर्ट से सीखने को मिलता है। कि मतलब एक फैक्चुअल प्रॉब्लम हमें दी जाती है और उस मूड कोर्ट से हमें सीखने को मिलता है कि लीगल रिसर्च करनी कैसे है अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए या फिर सच का एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए। तो इसकी यूनिट 1 जो है वो इस तरीके से है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ मूटिंग। तो मूड कोर्ट का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है रेलेवेंस ऑफ मूटिंग इन लॉ स्कूल। तो मूटिंग का मतलब क्या है, मूड कोर्ट एडवोकेसी। तो एडवोकेसी इन लॉ स्कूल को हम बोलते हैं मूटिंग। मतलब वहां पे जो डमी कोड बनाया जाता है जो कि लगभग सिमिलर होता है या फिर उसे सिमिलर बनाने की कोशिश की जाती है टू द रियल कोड्स, तो उस तरीकों को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मूटिंग। मतलब वहां पे एडवोकेसी स्किल्स दिखाई जाती हैं कि किस तरीके से एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है इन कोर्ट्स। ठीक है। थर्ड टॉपिक आपका आता है डिफरेंस बिटवीन मूड कोर्ट एंड कोर्ट। तो मूड कोर्ट और रियल कोर्ट के बीच में डिफरेंस। उसके बाद जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। जुडिशियल सिस्टम क्या है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, jurisdiction ऑफ द कोर्ट्स। तो बेसिकली ये आपका टॉपिक्स है। अब जो मूड कोर्ट होता है वो बेसिकली एक डमी कोर्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं इसके बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की, तो वो ये है कि सारे टॉपिक्स आपके 5 मार्क्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज छोटे टॉपिक्स हैं। बट ये जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, jurisdiction ऑफ कोर्ट्स है, एज वेल एज जुडिशियल सिस्टम एंड मूड कोर्ट एंड कोर्ट में जो रियल कंपैरिजन है, ये सब आपके 12.5 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर 2-3 टॉपिक्स मिला के पूछ लिया जाए। जैसे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स और jurisdiction ऑफ कोर्ट्स, ये दोनों मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। तो अगर ये एक साथ पूछ ले गए तो फिर आपके 12.5 में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज मीनिंग ऑफ मूटिंग। मूटिंग का मतलब क्या होता है। तो मूटिंग क्या होता है, बेसिकली ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ लीगल इशू और प्रॉब्लम अगेंस्ट अपोजिंग काउंसिल बिफोर अ जज। तो मूट कोर्ट अगर आप लोगों ने कभी अटेंड नहीं किया होगा, बिकॉज ये सेमेस्टर सेकंड में ही आ जाता है। तो जो मूट कोर्ट का प्रोसेस होता है वो सिंपल सा ही होता है कि आपको एक मूट प्रॉब्लम दी जाती है। मूट प्रॉब्लम देने का मतलब क्या है कि आपके सामने, जैसे भविष्य में जब आप वकील बन जाएंगे तो आपके सामने फैक्ट्स आ जाएंगे। मतलब एक व्यक्ति आएगा जो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, उस प्रॉब्लम को आपको एनालाइज करना है एंड देन कोर्ट में उसके फेवर की बात करनी है। सिंपल सा ये होता है मूटिंग। अब डिफरेंस इतना है कि जब आप एडवोकेट बन जाएंगे तो आप रियल कोर्ट में जाएंगे, बट क्योंकि अभी आपकी एडवोकेसी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब एलएलबी की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस केस में आप जाओगे डमी कोर्ट में, जो कि लॉ स्कूल का कोर्ट होता है। ठीक है, तो लॉ स्कूल का कोर्ट होता है, तो वो होता है मूट कोर्ट। बेसिकली क्या है, और उसमें क्या है कि लीगल इशू है, मतलब कोई एक इशू होता है जो कि लीगलिटी में इन्वॉल्व होता है। सपोज मर्डर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, आजकल आईपीआर के भी बहुत सारे इश्यूज हैं। देन वो प्रॉब्लम आपके सामने रखी जाती है और उसके सामने आपको क्या करना होता है कि जब भी मूड प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप दोनों साइड के मेमोरियल तैयार करते हो। मेमोरियल मतलब रिटर्न सबमिशंस, जैसे कोर्ट में सबमिशंस दिए जाते हैं सेम वैसे ही, तो मेमोरियल तैयार करते हो जिसमें आपके ग्राउंड्स ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं कि आपके क्या आर्गुमेंट्स होने वाले हैं और उनके क्या ग्राउंड्स हैं और वो आर्गुमेंट्स किन जजमेंट्स पे रिलाई करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, दोनों काउंसिल्स अपोज करती हैं, मतलब एक पेटिशनर की तरफ से होगा या फिर एक प्लेंटिफ की तरफ से होगा या फिर एक अक्यूज की तरफ से होगा और एक होगा रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट या फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक जज होता है। जज कौन होता है, यहाँ पे एक जज बैठाया जाता है, मतलब जो डिसाइड करता है कि हु इज प्रेजेंटिंग बेटर, मतलब किसके पास मूटिंग स्किल्स या फिर एडवोकेसी स्किल्स बेटर है, और जिसके पास बेटर होती है वो जीत जाता है। इट इज अ स्टिमुलेटेड कोर्ट प्रोसीडिंग प्राइमरली यूज्ड एज पीडियोलॉजिकल टूल इन लॉ स्कूल्स। तो बेसिकली क्या है, ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए होता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू डेवलप लीगल रिसर्च, राइटिंग एंड एडवोकेसी स्किल्स। तो बेसिकली क्या है, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस पर रिसर्च करते हो कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। बेशक आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आपको इस तरीके से उसको एनालाइज करना होता है जैसे आप फाइनल ईयर पास आउट हो और आपको प्रॉपर लॉ का पता होना चाहिए, बेशक वो आपका सिलेबस में हो या ना हो। ठीक है, तो आपको उसमें रिसर्च करनी होती है एट एवरी लेवल। कोई भी लेवल पे आप उसे ये नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं था। देन राइटिंग, आप क्या करते हो, मेमोरियल को लिखते हो। तो बेसिकली आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, देन लीगल रिसर्च करते हो और फिर प्रॉब्लम को लिखते हो, मतलब उसके सॉल्यूशन को या फिर अपने सबमिशन को लिखते हो और फिर उसको प्रेजेंट करते हो। तो दैट इज प्योर एडवोकेसी स्किल्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, इन लीगल एजुकेशन मूटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ आर्ग्यूइंग अ फिक्शनल केस दैट इज अ मूट प्रॉब्लम। तो बेसिकली क्या है, फिक्शनल स्टोरी होती है, बनाई हुई स्टोरी होती है, इन अ मैनर सिमिलर टू हाउ इट वुड बी आर्ग्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो बेसिकली इसका जो प्रेजेंटेशन होता है, इसका जो प्रेजेंटेशन मतलब जो आर्ग्यूमेंट का प्रेजेंटेशन होता है वो सिमिलर होता है जैसे कि हमारे इंडियन कोर्ट्स में होता है, जहां पे आप अपनी बात रखते हो, सामने वाला वकील अपनी बात रखता है और फिर सामने वाला वकील आपकी बात काटता है जिसको बोलते हैं रिबर्टल, और फिर आप उसकी बात काटते हो, दैट इज
द रिबर्टल। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है। द केस इज यूजुअली बेस्ड ऑन रियल लीगल प्रिंसिपल्स एंड स्टैट्यूट्स, बट इट इज सेट अप इन हाइपोथेटिकल अपीलेट कोर्ट सेटिंग वेयर पार्टिसिपेंट्स आर्ग्यू ओवर लीगल रेदर देन फैक्चुअल डिस्प्यूट्स। तो बेसिकली क्या है, वहां पे फैक्चुअल डिस्प्यूट्स नहीं होता, जैसे रियल कोर्ट में क्या होता है, फैक्चुअल डिस्प्यूट्स होता है। मतलब फैक्ट्स पे कहानी लड़ते हैं कि क्या उस वक्त, जैसे मान लो मर्डर का केस था, तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या उस वक्त जिस पे इल्जाम लगाया गया है कि इस पर्सन ने इसका मर्डर किया है, तो क्या उस वक्त वहां पे मौजूद था, जो मर्डर हुआ वो किस वेपन से हुआ। तो ये फैक्चुअल इश्यूज होते हैं जो कि रियल कोर्ट्स में होते हैं। बट जो मूट कोर्ट्स होता है उसमें लीगल इश्यूज होते हैं। वहां पे क्या होता है, आपका लॉ का नॉलेज चेक किया जाता है, लॉ की आपकी डेप्थ चेक की जाती है कि आपको कितना पता है। तो लीगल इश्यूज का मतलब क्या है, जैसे इंटरप्रिटेशन, जैसे मान लो कोई भी मर्डर का सिचुएशन आपको दे दी गई, तो फैक्चुअल इशू ये आप वहां पे नहीं उठा सकते कि क्या वहां पे वो पर्सन प्रेजेंट था या नहीं था। आपको फैक्चुअल इशू ये उठाना पड़ेगा कि क्या ये जो हुआ है, जो फैक्ट्स हैं इस केस के, जो बताए गए हैं आपको, फिक्शनल स्टोरी जो है, वो क्या मर्डर के एसेंशियल्स में, जो मर्डर की रिक्वायरमेंट्स है, जो मर्डर की प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है, उसमें वो आती हैं, फिट बैठती है या नहीं बैठती। दूसरी चीज क्या है कि आप उसमें स्टोरी बना नहीं सकते हो। आपको जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं मूट कोर्ट में, वो आपको फिक्स उसी पे रहना है। और अगर कोई चीज साइलेंट है तो आप ये नहीं कह सकते अपने दिमाग से लगा के, बट आप क्या है उसमें डाउट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो कि जहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा हो, तो वहां पे आप डाउट का सीन बता सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, बट डाउट का सीन क्रिएट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो मूड प्रॉब्लम होती है उसमें आपको स्टिक करके रहना होता है, मतलब उसी के हिसाब से आपको प्रॉब्लम तैयार करनी होती है और अपने आर्ग्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ इसके हिसाब से क्या है, मोटिंग इज अ मॉक जुडिशियल प्रोसीडिंग सेट अप टू एग्जामिन हाइपोथेटिकल केस एज एन एकेडमिक एक्सरसाइज। तो बेसिकली क्या है, हाइपोथेटिकल है, मतलब रियल में तो हुआ नहीं है, बेशक वो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड हो सकता है, बट हाइपोथेटिकल इन नेचर होता है। प्लस ये क्या है, एकेडमिक एक्सरसाइज है, ताकि एक बेटर एडवोकेसी स्किल्स आपके अंदर आ सके। पर्पस ऑफ मोटिंग क्या है, इनहेंस लीगल रिसर्च। तो लीगल रिसर्च को एनहांस करता है, मतलब रिसर्च की डेप्थ को, क्योंकि आप बेशक आपको सारे लॉज नहीं पता, आपके सिलेबस में नहीं थे, आप अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो सकते हो, बट आपको जब प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको सारे लॉज पे रिसर्च करना पड़ता है। सारे प्रोविजंस आपको उससे, जो कि प्रॉब्लम है उससे रेलेवेंट प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। बिल्ड ओरल एडवोकेसी, मतलब ओरल आर्ग्यूमेंट्स होती है जैसे रियल कोर्ट्स में होती है, तो आपको एक थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाता है कि किस तरीके से आपको अपनी बात को रखना है और सामने वाले वकील के सामने दबना नहीं होता। Then familiarize students with courtroom etiquettes and procedure। तो बेसिकली कोर्टरूम एटिकेट्स क्या होता है, किस तरीके से आपको जज के सामने पेश होना है, किस तरीके से आपको हायर कोर्ट के जजेस को रिप्रेजेंट करना होता है, योर लॉर्डशिप, योर लेडीशिप्स करके हर चीज परमिशन लेके करनी होती है। तो बेसिकली क्या है, कोर्टरूम एटिकेट सिखाता है कि आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, आपका सिटिंग कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके से पोलाइट होना है, हम्बल होना है, और उसके साथ साथ प्रोसीजर बताता है। प्रोसीजर तो हालांकि मूट कोर्ट से ज्यादा मॉक ट्रायल में पता लगता है। मॉक ट्रायल बेसिकली क्या होता है, मॉक ट्रायल भी कंपटीशन होता है जिसमें प्रॉपर ट्रायल चलता है, जिस तरीके से ट्रायल किया जाता है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगी होती है, उसमें सारी चीजें होती हैं। तो जैसे एक प्रॉपर ट्रायल होता है उस तरीके का डमी ट्रायल कराया जाता है लॉ कॉलेजेस। फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीगल रीजनिंग। तो बेसिकली क्या है, हर चीज को आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो, जो मूड प्रॉब्लम होती है उससे जुड़ी सारी बातों को आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो, प्लस लीगल वे में, लीगल लेंस लगा के आप उस चीज को देखते हो। स्ट्रक्चर ऑफ मूड कोर्ट क्या होता है, अपीलेंट एंड रिस्पोंडेंट काउंसिल। तो बेसिकली दो टीम्स होती हैं, कौन कौन, टीम ए एंड टीम बी। तो टीम ए में मिनिमम दो लोग होने चाहिए, एक होना चाहिए रिसर्चर और एक होना चाहिए स्पीकर। तो बेसिकली अगर दो लोग हैं तो ये स्पीकर 1 और ये क्या है, रिसर्चर एज वेल एज स्पीकर 2। तो ये दो रोल प्ले करता है, रिसर्चर एज वेल एज स्पीकर 2 एंड स्पीकर 1। सिमिलरली अगर मान लो टीम बी है तो इसमें जनरली अगर 3 लोगों की टीम होती है तो बेटर होता है स्पीकर, स्पीकर 1, स्पीकर 2 एंड रिसर्चर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, 3 लोगों की टीम होती है तो बेटर होता है, काम डिवाइडेड रहता है और काम इजी रहता है। बट 2 लोगों की मिनिमम पार्टिसिपेशन से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन बेंच ऑफ जजेस। तो प्रोफेसर्स या फिर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो होते हैं वो जज बन के उस चीज को डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी या कौन सी काउंसिल बेटर रिप्रेजेंट कर रही है अपने क्लाइंट को या फिर उस फैक्चुअल प्रॉब्लम को। मूड प्रोपोजिशन, जो कि क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। बेसिकली क्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है, मतलब फैक्ट्स होते हैं जिसको आप एनालाइज करते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मूड प्रॉब्लम मतलब जो फैक्ट्स, जो की कहानी है जिसके बेसिस पे आप केस लड़ने वाले हो। देन रिटन सबमिशंस और मेमोरियल्स। तो रिटन सबमिशंस को क्या बोलते हैं, मेमोरियल्स। तो बेसिकली 2 रिटन सबमिशंस देने पड़ते हैं हर टीम को। जैसे मान लो टीम ए है तो 2 रिटन सबमिशंस देगी, एक देगी ऑन बिहाफ ऑफ अपीलेंट एंड दूसरा देगी ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो बेसिकली 2 सबमिशंस देने पड़ते हैं। देन उसके बाद क्या है, डिफरेंस ऑफ मोटिंग एंड मॉक ट्रायल्स। अब यही मैंने बताया था, जो मॉक ट्रायल होता है वो रियल कोर्ट का होता है जिसमें विटनेसेस और एविडेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। बट जो मूड कोर्ट होता है वो फैक्चुअल अपीलेट एडवोकेसी होती है। बेसिकली लीगल इश्यूज पे हम डिबेट करते हैं, ना कि फैक्ट्स पे। बट जो ट्रायल होता है उसमें हम विटनेसेस और एविडेंस को भी ध्यान रखते हैं।
और मूट कोर्ट में कोई भी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस नहीं होता एंड जो ट्रायल होता है उसमें एग्जामिनेशन होता है। तो बेसिकली अगर आप ये समझ लो कि मूट कोर्ट क्या होता है, वो हायर कोर्ट की प्रैक्टिस होती है, ठीक है, और जो ट्रायल होता है वो लोअर कोर्ट होता है। जिस तरीके से लोअर कोर्ट में क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, एविडेंस होता है, एनालिसिस ऑफ एविडेंस होता है, वैसे ही मॉक ट्रायल में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड एविडेंसेस होता है। बट जब एविडेंस और विटनेसेस रिकॉर्ड हो जाते हैं तब अपील जाती है हायर कोर्ट में। तो जो हायर कोर्ट होता है वहां पे एग्जामिनेशन अगेन नहीं होता, अगर स्पेशल केस है तो ही एग्जामिनेशन होता है, अदरवाइज एग्जामिनेशन नहीं होता। वहां पे क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसका एनालिसिस होता है। तो सिमिलरली मूट कोर्ट में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फैक्चुअल प्रॉब्लम है, उसका ही एनालिसिस होगा, ठीक है। देन लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ mooting। तो mooting is not binding but has significant pedagogical value. While moot court decisions are not enforceable, the skills are learned directly applicable to real life advocacy and litigation. तो बेसिकली जो मूट कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, मतलब अगर किसी पार्टी को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए तो उसका कोई इन्फोर्समेंट तो नहीं होता, बिकॉज वो रियल कोर्ट तो है नहीं, वो क्या है, एक डमी कोर्ट है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक तरीके से सीन क्रिएट किया जाता है, एक स्टोरी बनाई जाती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, रियल लाइफ एडवोकेसी और लिटिगेशन को समझ सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ mooting फॉर लॉ स्टूडेंट्स, क्या बेनिफिट्स है, प्रिपेयर फॉर लिटिगेशन और जुडिशियल सर्विसेज। इससे आपको, क्योंकि लॉ रिसर्च होती है तो जुडिशियल सर्विसेज में भी हेल्प होती है, क्योंकि उसमें डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ ओरल एज वेल एज रिटन सबमिशंस देते हो, तो जिसकी वजह से आपको लिटिगेशन की थोड़ी एक्सपोजर मिल जाता है। स्ट्रेंथन सीवी एंड लीगल प्रोफाइल। तो बेसिकली जब भी आप मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो या मूट कोर्ट में जीतते हो तो आपका सीवी इनहैंस होता है। उसके साथ इनहैंसेज टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनलिज्म। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, बिकॉज हर मूट कोर्ट कंपटीशन में पर्टिकुलर टीम को कुछ टाइम दिया जाता है। सपोज 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स पर्टिकुलर टीम को अलॉटेड होते हैं। अब टीम को अलॉटमेंट हो गया, अब उसमें से जो बेटर बोलने की कैपेसिटी रखता है, स्पीकर 1 या स्पीकर 2 या फिर स्पीकर 2 और रिसर्चर, तो वो सबसे पहले आकर रिप्रेजेंट करता है, वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है और वो ज्यादा इश्यूज कवर करता है, ठीक है। मान लो आपने मूट प्रॉब्लम आई जिसमें आपने 5 इश्यूज बनाए जो आपने कोर्ट के सामने पेश करे, तो 5 में से मान लो आपके पास एक बेटर स्पीकर है जो आपसे अच्छा बोलता है, तो वो क्या करेगा, 3 इश्यूज हैंडल करेगा और आप 2 इश्यूज हैंडल करोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है कि मतलब कितने टाइम में किसको क्या बोलना है और किसको क्या नहीं बोलना। उसके साथ साथ इनहैंसेस टीम वर्क। जो टीम वर्क होता है, बिकॉज मूट कोर्ट इंडिविजुअल प्रैक्टिस तो है नहीं, वो टीम की प्रैक्टिस है, तो टीम वर्क को इनहैंस करता है। उसके साथ प्रोफेशनलिज्म, मतलब प्रोफेशनल एटीट्यूड आता है कि किस तरीके से कोर्ट में पेश आना है। देन प्रोवाइड्स एक्सपोजर टू लीगल रिसर्च डेटाबेस एंड कोर्ट प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली लीगल रिसर्च डेटाबेस का मतलब क्या है, जो जर्नल्स है जैसे SCC, मनुपात्रा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जर्नल्स है जहां पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की जजमेंट्स मिलती हैं। तो बेसिकली लीगल रिसर्च डेटाबेस है, यहाँ पे लीगल रिसर्च के लिए डेटा है, साथ ही साथ कोर्ट प्रैक्टिस का भी एक्सपोजर मिलता है। देन दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेलेवेंस ऑफ mooting इन लॉ स्कूल। अब लॉ स्कूल में रेलेवेंस क्या है, तो सारी कहानी से आपको समझ में आ ही गया होगा, सेम बातें आती हैं बट डिफरेंट वर्ड्स में, ठीक है। तो mooting भी सेम तरीके से है कि सेम बातें हर कोई बोल रहा होता है, हर टीम सेम बात रख रही होती है, बट इन डिफरेंट वर्ड्स एंड इन डिफरेंट इश्यूज या फिर इन डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। तो mooting इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल को करिकुलर एक्टिविटीज इन लॉ जर्नी, बिकॉज प्रैक्टिकल साइड ऑफ लीगल एजुकेशन है मूट कोर्ट, तो इसलिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू द कोर्ट रूम प्रोसीजर। तो बेसिकली कोर्ट रूम प्रोसीजर का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, फाइलिंग ऑफ रिटन सबमिशंस, मेमोरियल सबमिट करते हो, फॉलोइंग कोर्ट रूम एटिकेट, आपको कोर्ट में किस तरीके से पेश आना है, रिस्पॉन्डिंग टू जुडिशियल क्वेरीज। तो जजेस जो होते हैं, जो एडवोकेट्स या फिर प्रोफेसर्स होते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग। यहाँ पे सामने वाले एडवोकेट जो रिबटल करते हैं उस वक्त आप कुछ नहीं बोलते, उनके सर रिबटल में आप जवाब देते हो, बट आपसे हैंड टू हैंड इंस्टेंटली आपसे जजेस क्वेश्चन पूछते हैं। आप कोई बात रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें बीच में आपको इंटरप्ट करके जजेस क्वेश्चन पूछते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपको इन डेप्थ नॉलेज कितनी है लॉ की, और उसके आपको नंबर मिलते हैं एंड देन आपकी टीम क्वालिफाई करती है। हैंडलिंग प्रेशर ड्यूरिंग ओरल आर्गुमेंट्स। तो जिसके लिए फर्स्ट राउंड या जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसको फर्स्ट टाइम एक्सपोजर मिलता है, और किस तरीके से क्वेश्चंस, जज के क्वेश्चन का आंसर देना है, जहां पे जज की बेंच बैठी हुई है, 2-3 लोग बैठे हुए हैं, उनके क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर देना है, उनके क्वेश्चंस का, जो कि आपके आंसर सुन रहे हैं, जनता सुन रही है, तो उनके क्वेश्चंस को आप किस तरीके से आंसर करने वाले हो, कितने हम्बल एंड पोलाइट वे में, बेशक कितना भी इरिटेशन आपको आ रहा हो बट कितना हम्बल एंड पोलाइट आप रह सकते हो। तो दैट इज हैंडलिंग ऑफ प्रेशर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एडवोकेसी स्किल्स। तो बेसिकली क्या है, एडवोकेसी स्किल्स, एडवोकेट की भी अंदर यही स्किल्स होती है कि कितने भी प्रेशर आ जाए, कितना भी एडवोकेट झिझलाया हुआ हो सामने वाली पार्टी से, बट वो हमेशा तहजीब से पेश आता है। ये आपने मूवी में भी देखा होगा, जॉली LLB 2 में, जिसमें अक्षय कुमार चाटा मार देता है। तो जैसा आप क्या कहते हैं, बिकॉज आप एक वकील हो तो आप अपने सीनियर पे हाथ उठा सकते हैं, बेशक आप कितने भी परेशान हो, कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, आप ये सब नहीं कर सकते, आपको एक कोर्ट एटिकेट में रहना पड़ेगा, ठीक है। देन एनहांसमेंट ऑफ लीगल रिसर्च एंड राइटिंग। तो बेसिकली क्या है, मूट कोर्ट से क्या होता है, लीगल रिसर्च और लीगल राइटिंग
क्या होती है, एनहांस होती है। तो लीगल रिसर्च मतलब आपने बेशक वो चीज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बट जब प्रॉब्लम आती है सामने तो आपको फेस करना ही पड़ता है। देन इससे क्या होता है, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़िया होती है। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि आप सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल प्रेसिडेंट्स, जो लीगल प्रेसिडेंट्स है मतलब जजमेंट्स जो हैं, लीगल जजमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है, उससे आप गो थ्रू हो जाते हो, रिसेंट सिनेरियो आपको पता लग जाता है। एज वेल एज क्लियरिटी एंड प्रिसिजन इन राइटिंग, जो राइटिंग में आप सबमिशन दे रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लस प्रिसिजन मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। देन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, तो बेसिकली मूड कोर्ट करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस एनहांस होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, प्लस पब्लिक स्पीकिंग का आपको एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर टू कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, तो बेसिकली क्या है, जो मूड प्रॉब्लम बनाई जाती है वो लीगल इश्यूज पे ही बनाई जाती है, मतलब वो इतनी भी इमेजिनेटिव नहीं होती जिसका कोई रियल वर्ड से लेना देना ना हो, बट वो क्या होती है, लीगल इश्यूज पे बेस्ड होती है, मतलब जो रियल लाइफ इश्यूज है या फिर कोई जजमेंट आ चुकी है उस पर थोड़ा बहुत मिक्सअप करके उस प्रॉब्लम को बनाया जाता है। फॉर बोथ द साइड्स होता है, बंदा वन साइडेड कभी नहीं होती, वो हमेशा बोथ द साइडेड होती है कि मतलब प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट या फिर पिटिशनर एज वेल एज रिस्पोंडेंट दोनों के लिए वो हेल्पफुल होती है, बट आपको उसमें अपने हेल्पिंग के लिए पॉइंट निकालने पड़ते हैं। ठीक है। देन कैरियर अपॉर्चुनिटीज, कैसे, पार्टिसिपेशन इन मूड कोर्ट्स एट सिग्निफिकेंट वैल्यू टू लॉ ग्रेजुएट सीवी, मैनी लॉ फर्म्स, जजेस, लिटिगेशन चैम्बर्स हैव गिव वेट टू स्टूडेंट्स हु परफॉर्म वेल इन रेप्यूटेड मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस। तो बेसिकली क्या है, जो मूड कोर्ट में जनरली प्रैक्टिस करते रहते हैं, पार्टिसिपेट करते रहते हैं, उनके सीवी में एड ऑन होता रहता है, बिकॉज आप लॉ कॉलेज में अपना सीवी बिल्ड करते हो बेसिकली। तो आप जितने मूड कोर्ट, MUN, आप जितने लॉ डिबेट्स, जितने रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे उतना आपके लिए बेटर रहता है फॉर क्लेमिंग जॉब, या फिर अगर आप जॉब सीकर्स हो तो। ठीक है। तो बेसिकली जो भी लिटिगेशन चैम्बर्स में जाना चाहते हैं, आपका इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिन्होंने मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ है। इससे दिखता क्या है, जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उसके पास पर्टिकुलर एक्सपोजर है, वो एक चीज को हैंडल कर सकता है, वो प्रेशर को, सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, तो उससे उसको बेटर बेनिफिट मिलता है। देन टीम वर्क एंड डिसिप्लिन, इससे टीम वर्क और डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, साथ ही साथ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मूड कोर्ट। ठीक है। तो बेसिकली हरीश साल्वे, इनका एडवोकेट का नाम आपने सुना ही होगा, सीनियर एडवोकेट है ये। ठीक है। इन्होंने कई बार मूड कोर्ट को क्रेडिट दिया है कि डिबेटिंग और लॉ स्कूल बेसिकली क्या है, एडवोकेसी को ये फाइन करता है, बहुत ही अच्छा एज देता है इन लॉ स्कूल्स। लॉ स्कूल से आप सीख जाते हो किस तरीके से डिबेट करना है, किस तरीके से आपको कोर्ट एटिकेट होने चाहिए। साथ ही पाली नारिमन, अनदर लेजेंडरी जूरिस्ट, वाज अ प्रोमिनेंट मूटर एंड स्पीकर इन हिज कॉलेज डेज। तो बेसिकली इन्होंने भी मूड कोर्ट या फिर कॉलेज डेज में बहुत सारे पार्टिसिपेशन किए थे। देन इंटीग्रेशन इनटू लॉ करिकुलम, तो बेसिकली क्या है, मूड कोर्ट को क्या है, लॉ करिकुलम में ऐड कर दिया गया है, मतलब अब ये मैंडेटरी पार्ट हो गया है। अंडर इन इंडिया, अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, मूड कोर्ट आर पार्ट ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन इन फाइनल ईयर ऑफ लॉ प्रोग्राम्स। ठीक है। तो बेसिकली इन LLB कोर्सेज स्टूडेंट मस्ट पार्टिसिपेट इन मूड कोर्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 इन एक्सरसाइज, ऑब्जर्विंग एक्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ड्राफ्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली इसीलिए मूड कोर्ट सब्जेक्ट भी आपके में ऐड किया गया है, ताकि आप, अभी तक क्या होता था जनरली हमारे टाइम में, हम लोग मूड कोर्ट में जाकर सीखते थे कि एक्चुअली मूड कोर्ट है क्या, बट अब क्या है, आपको एक मूड कोर्ट सब्जेक्ट बता दिया गया है जिसके थ्रू आपको इसी में मेमोरियल फ्रेमिंग, लीगल रिसर्च, सारी चीजें समझा दी जाएंगी, ताकि आपके लिए क्या है, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, बेसिक फ्रेम लग जाएगा कि मूड कोर्ट होता क्या है। चैलेंजेस ऑफ मूटिंग, हाउ दे बिल्ड कैरेक्टर, टाइम कंज्यूमिंग, लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग, रिहर्सल रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट। तो बेसिकली क्या है, जब लीगल रिसर्च करते हो, ड्राफ्ट बनाते हो और रिहर्सल करते हो, कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको बोलने से पहले। अगर आप ये सोचो कि आपने एक बार पढ़ लिया, आप जज के सामने बोल पाओगे, तो ऐसा नहीं होता, आप अटक जाओगे वहां पे। तो बेसिकली आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये एक चैलेंज है मूड कोर्ट के लिए। ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रेसफुल है, बिकॉज ओरल आर्गुमेंट क्या होते हैं, जब आप सामने खड़े होकर जज के सामने बोल रहे होते हो, अगर मेरे जैसा जज बैठा है तो कई बार बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस कर लेता है, तो जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आ जाती है या फिर स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है। उसके बाद दिस इज द कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिफरेंस बिटवीन मूड कोर्ट एंड रियल कोर्ट। तो बेसिकली अब मेरी बातों से आपको समझ में तो आ ही गया होगा, रियल कोर्ट जहां पे प्रॉपर ट्रायल चलता है, जहां पे आपको मैं अगर स्टोरी बताऊं क्रिमिनल लॉ की, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होती है। अगर मैं कहूं स्टार्टिंग ऑफ द क्राइम कहां से होता है, तो सबसे पहले क्राइम का होना बहुत जरूरी है। देन क्राइम होने के बाद FIR रजिस्टर होगी, FIR रजिस्टर होने के बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन होगा, अरेस्ट एंड डिटेंशन होने के बाद सर्च एंड सीजर होगा, सर्च एंड सीजर होने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इंक्वायरी होगी बाय द जज, एंड इंक्वायरी होने के बाद ट्रायल शुरू होता है। तो जब ट्रायल शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस होते हैं, एंड देन फाइनली आती है जजमेंट। तो पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा ट्रायल में, देन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगा, एंड देन फाइनली जजमेंट आती है, और जजमेंट का फिर एग्जीक्यूशन होता है। तो बेसिकली ये लंबा प्रोसीजर है। तो रियल कोर्ट और मूड कोर्ट में यही डिफरेंस है कि ये प्रोसेस मूड कोर्ट में नहीं हो सकता, बिकॉज लॉ कॉलेज में एक लिमिटेड टाइम होता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए या फिर आपको एक्सपोजर देने के लिए। ठीक है। तो ये आपको पता ही है रियल कोर्ट की क्या स्थिति है, बहुत लंबा लंबा टाइम लग जाता है, बट ये मूड कोर्ट में ऐसा नहीं होता। तो देखते हैं डेफिनेशन। मूड कोर्ट क्या है,
स्टिमुलेटेड कोर्ट है, यूज्ड इन लॉ स्कूल्स टू आर्ग्यू हाइपोथेटिकल लीगल केसेस फॉर एकेडमिक एंड लीगल एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हाइपोथेटिकल केसेस होते हैं, बट जो रियल कोर्ट है वो लीगल फोरम एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ फॉर रिजॉल्विंग रियल लाइफ डिस्प्यूट। यहाँ पे रियल लाइफ डिस्प्यूट सॉल्व हो रहे हैं, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है। तो बेसिकली रियल लाइफ में जो एक्चुअल में डिस्प्यूट हो रहा है, जो पार्टी सफर कर रही है, वो चीज यहाँ पे रिजॉल्व होती है या फिर डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं। नेचर क्या है, एजुकेशनल एंड हाइपोथेटिकल है, मतलब ये जो मूट कोर्ट बनाया गया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर एक इमेजिनरी पर्पस के लिए बनाया गया है। और जो रियल कोर्ट है वो जुडिशियल और अथॉरिटेटिव है, उसके पास जुडिशियल अथॉरिटी है, मतलब जो जजेस है उसके पास अथॉरिटी है कि वो जो जजमेंट दे उसको वो इन्फोर्स करा सकता है। एग्जाम्पल, लॉ स्टूडेंट्स आर्ग्यूइंग अ फिक्शनल केस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये एग्जाम्पल हो गया। और जो इसका रियल कोर्ट का एग्जाम्पल है, हाई कोर्ट बेंच हियरिंग अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल नंबर 226। तो बेसिकली क्या है, जो इसमें क्या है, लॉ स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं, उसमें खुद एडवोकेट्स जो कि रजिस्टर्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं। अब पर्पस क्या है, जो मूट कोर्ट का पर्पस है वो तो क्लियर हो ही चुका है। बेसिकली आपको ट्रायल या फिर प्रैक्टिस देने के लिए बनाया गया है ताकि आपकी एडवोकेसी स्किल्स डेवलप हो सके। रियल कोर्ट क्या है, डिलीवर्स बाइंडिंग डिसीजन टू इन्फोर्स लॉज, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड एडमिनिस्टर जस्टिस। तो बेसिकली क्या है, ये बाइंडिंग डिसीजन देता है, मतलब जो पार्टीज रियल कोर्ट में जाती हैं उनके ऊपर उन कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, उनके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, देन उसके बाद ये है प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर जुडिशियल सर्विसेज, लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन। तो बेसिकली ये प्रिपरेशन के लिए है मूट कोर्ट। और जो रियल कोर्ट है वो फंक्शंस एज पिलर ऑफ जस्टिस इन डेमोक्रेसी। तो बेसिकली डेमोक्रेसी का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें जो प्रियम्बल है जो कि जस्टिस की बात करता है, तो जस्टिस देने के लिए, जस्टिस डिलीवर करने के लिए एक पिलर है रियल कोर्ट। ठीक है, तो अथॉरिटी एंड लीगैलिटी देखें तो मूट कोर्ट के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है या फिर कोई भी लीगैलिटी नहीं है, बट क्या है, रियल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, बट लीगल तो ये भी है, मतलब लॉ कॉलेज में रिकॉग्नाइज है, बट इसका रियल कॉन्सिक्वेंस कोई भी नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन के बेसिस पे चलता है। एंड रियल कोर्ट का क्या है, लीगली बाइंडिंग होती है, अपॉइंटेड जुडिशियल ऑफिसर होती है ऑफ द स्टेट, जिनको सैलरी मिलती है, जिनका टेस्ट होता है, जो क्वालिफाई करने के बाद जुडिशियल ऑफिसर बनते हैं। एंड देन चेंजेस लाइफ सेट प्रेसिडेंट्स एंड कैन बी साइटेड इन फ्यूचर केसेस। तो बेसिकली क्या है, जो रूलिंग्स आती है, जो जजमेंट्स आती है रियल कोर्ट्स की, उससे जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि अगर किसी के फेवर में आपने जजमेंट दी है तो उसको तो मजा आ गया, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, और जो हारा है उसकी जिंदगी बदल जाती है, या फिर जीतने वाले की भी जिंदगी बदल जाती है इन अ गुड वे। तो बेसिकली क्या है, इसका बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है इन रियल वर्ल्ड। साथ ही साथ जो हायर कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनकी जो जजमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट की तरह काम करती है। मतलब इनके जो लोअर कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं उस पर बाइंडिंग होगी। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सारी कोर्ट्स आते हैं, मतलब उसके अंदर उससे छोटे तो सारी कोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, तो उसकी जजमेंट सब पे बाइंडिंग होती है। पार्टिसिपेंट्स कौन होता है, जो मूट कोर्ट में पार्टिसिपेंट्स होता है वो होता है लॉ स्टूडेंट्स या फिर अपीलेंट एंड रिस्पोंडेंट काउंसिल्स। तो बेसिकली कौन होता है, लॉ स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ जजेस जो कौन होते हैं, प्रोफेसर्स, और गेस्ट कौन, एडवोकेट्स। तो एडवोकेट्स और प्रोफेसर्स क्या होते हैं, वो टेम्परेरी मतलब एज अ गेस्ट होते हैं फॉर जजिंग द कॉम्पिटिशन। और रियल कोर्ट में कौन होता है, एडवोकेट्स खुद होते हैं पार्टिसिपेट। तो एडवोकेट मतलब एनी पर्सन who has completed his LLB as well as who is registered in Bar Council of India, तो वो होता है एडवोकेट, और जो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जो जजेस होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, मतलब उनका काम वही होता है, जैसे प्रोफेसर्स और गेस्ट के केसेस में उनका काम क्या है, बेसिकली टीचिंग है या फिर एडवोकेसी है, बट यहाँ पे सिर्फ जजेस का काम क्या है, सिर्फ जज करना। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ केसेस कौन से होते हैं, इसमें मूट कोर्ट में हाइपोथेटिकल होते हैं बेस्ड ऑन लैंडमार्क जजमेंट्स और करंट लीगल इश्यूज, और जो रियल कोर्ट होता है उसमें रियल, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जाते हैं। देन प्रोसीजर क्या है, नो रियल फाइलिंग ऑफ प्लीडिंग्स, एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन। तो बेसिकली मूट कोर्ट में कोई रियल फाइलिंग ऑफ प्लीडिंग वगैरह तो होती नहीं है, वो तो मेमोरियल सबमिशन होता है, बट उसको टर्म दिया गया है मेमोरियल, वहां पे प्लेंट या फिर डब्ल्यूएस नाम नहीं दिया गया, वहां पे मेमोरियल नाम दिया गया है। बट रियल कोर्ट में क्या है, रियल फाइलिंग ऑफ एफआईआर, सूट्स, एफिडेविट, विटनेसेस एंड एविडेंस। तो बेसिकली ये रियल फाइलिंग होती है, बट मूट कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। साथ ही साथ रियल कोर्ट में होता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज वेल एज एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब कोई भी विटनेस है, उसने क्या स्टेटमेंट पहले दिया उसका एग्जामिनेशन होगा, देन उसने जो पहले स्टेटमेंट दिया था और जो अब स्टेटमेंट दे रहा है उसके बेसिस पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। साथ ही साथ जो मूट कोर्ट है वो टाइम बाउंड ओरल सबमिशंस है, जिसमें 10 से 15 मिनट पर स्पीकर मिलता है। बट जो रियल कोर्ट है उसमें लगता है रियल लॉ, जो प्रोसीजर लॉ होता है हमारा, सीआरपीसी अब रिप्लेस होकर हो गया है बीएनएसएस, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड सीपीसी हो गया है सिविल प्रोसीजर कोड, एंड एविडेंस एक्ट हो गया है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, देन उसके बाद ड्रेस कोड एंड फॉर्मेलिटीज, तो ये लगभग सेम रहती है, बट जो रियल कोर्ट्स में एडवोकेट्स होते हैं उनके पास बैंड होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो एडवोकेट वाला बैंड होता है वो बैंड पहन के जाते हैं, साथ ही साथ ब्लैक कोट एज वेल एज देयर गाउन्स, तो वो पहनना अलाउड होता है। बट मूट कोर्ट में ये चीज अलाउड नहीं होती, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, उसके ऊपर कोट एंड देन टाई। ठीक है, उसके बाद आउटकम एंड इंपैक्ट क्या है, ये
कंपटीशन रैंकिंग है, प्लस ये एडवोकेसी स्किल्स को डेवलप करता है इन लॉ स्टूडेंट्स। बट रियल कोड क्या है? अफेक्ट्स राइट, फ्रीडम, पेनल्टीज और प्रॉपर्टी। बेसिकली ये क्या है? ये डेमो कोड है, मतलब आपके डेवलपमेंट के लिए है। बट जो रियल कोड है वहां पे आपका डेवलपमेंट तो होता ही है, प्लस वो रियल लाइफ में उसको इफेक्ट करता है, जैसे राइट्स, फ्रीडम, पेनल्टीज और प्रॉपर्टी। ठीक है। देन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? जो मूड कोर्ट है कंडक्टेड बाय लॉ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो मूड कोर्ट कौन कौन करता है? लॉ स्कूल करता है और यूनिवर्सिटी करती है और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है। और रियल कोर्ट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है एस्टैब्लिश करता है और जो स्टैट्यूट्स है वो एस्टैब्लिश करता है, प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। देयर एग्जांपल्स ऑफ ईच। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये कंक्लूजन, तो आप देख लेंगे। उसके बाद अगर आगे चले तो नेक्स्ट टॉपिक आता है जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया क्या है? तो अब हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस, जहां पे मैंने बताया आपको जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया जो डेवलपमेंट हुआ था फ्रॉम द ब्रिटिशर्स और आज की डेट में है। ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है जो कि बात करता है तीन तरह की जुडिशरी की, जो कि फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है हाई कोर्ट और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कई सारे सब जजेस या फिर सब कोर्ट्स आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये हायरार्की रहती है जुडिशियल सिस्टम की। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट 5 में, चैप्टर 4 में, पार्ट 6 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है। प्लस आर्टिकल नंबर 50 में बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बेसिकली क्या है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो बेसिकली यही दो कोर्ट्स हैं जिनके पास पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट है। मतलब ये क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? दे कैन पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट। अगर इनकी बात ना मानी जाए तो उनको पनिशमेंट देने का अधिकार है इन दोनों ही कोर्ट्स को। ठीक है। बेसिकली पार्ट 5 एज वेल एज पार्ट 6 में है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देन स्ट्रक्चर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट कोर्ट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एस्टैब्लिश इन 1950 में एस्टैब्लिश हुआ, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मैटर होते हैं जहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें फाइनल बात किसकी मानी जाती है? सुप्रीम कोर्ट की, उससे ऊपर तो कोई भी नहीं है। देन प्रोविजंस क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली अगर फंडामेंटल राइट कोई वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। अंडर आर्टिकल नंबर 32। उसके बाद 131 है, आर्टिकल नंबर 131, जो कि बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। जैसे कि अगर सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट हुआ है, स्टेट वर्सेस स्टेट का डिस्प्यूट हुआ है, तो क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब ऐसे केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 31। देन आर्टिकल नंबर 136 जो कि बात करता है स्पेशल लीव टू अपील। मतलब आपके पास कोई ऐसा स्पेशल ग्राउंड है कि सुप्रीम कोर्ट को आपका केस सुनना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है या फिर कोई बहुत बड़ा सोसाइटल मैटर है, तो वो आपको स्पेशल लीव टू अपील में अलाउ कर देगा। तो अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या ऐसा कुछ हो रहा है लोअर कोर्ट्स में, तो आप स्पेशल लीव टू अपील में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल नंबर 136। और ये आर्टिकल नंबर 141 जो कि बात करता है प्रेसिडेंट्स की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो सिटीजन्स पे या फिर वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। एग्जांपल क्या है? केशवानंद भारती केस, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई थी, जिसके अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रियम्बल से हम डिराइव करते हैं उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। देन हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हर स्टेट में, लगभग हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? आर्टिकल नंबर 214, एक्सरसाइज ओरिजिनल, अपीलेट एंड रिट जुरिसडिक्शन। ठीक है। सिमिलर सुप्रीम कोर्ट वाली पावर्स है बट लिमिटेड टू पर्टिकुलर स्टेट। रिट्स के लिए आर्टिकल है 226। तो बेसिकली 5 रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 32, दैट इज हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन। सेम रिट्स इशू करने की पावर हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल नंबर 226। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और एंड लोअर कोर्ट्स। तो बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनको गवर्न करता है सीपीसी, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है तो सिविल प्रोसीजर कोड, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर बीएनएसएस अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? क्रिमिनल कोड की या फिर सेशंस कोड की। ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका प्रोसीजरल लॉ जो कि गवर्न करता है सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीजर को। ठीक है। देन कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनके पास होता है सिविल ज्यूरिसडिक्शन, और अगर वही जज सेशन कोर्ट में बैठ जाए तो वो होता है क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि लोअर जजेस होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस के नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड सिविल जजेस सीनियर एंड जूनियर डिवीजन जो कि आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ की रैंकिंग होती है या फिर उससे लोअर रैंकिंग होती है बिलो डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेशन जजेस। ठीक है। तो प्रोविजन क्या है? आर्टिकल नंबर 233 एंड 237 डील्स विद अपॉइंटमेंट और कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी एस्टैब्लिश सेशन कोर्ट। तो बेसिकली जो सेशन कोर्ट एस्टैब्लिश हुए थे वो सेक्शन 9 में हुए थे, बट अब ये रिप्लेस हो चुकी है बीएनएसएस में। ठीक है।
देन एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। क्या इंडियन जुडिशियल सिस्टम के फीचर्स हैं। अब ये बेसिकली वन लाइनर फीचर है, तो आप ये देख लोगे, या फिर मैं हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर ही देता हूं। इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड सिस्टम, तो बेसिकली क्या है, ऑल कोर्ट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ सिंगल हायरार्की विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। तो बेसिकली पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था तब डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की रहती थी, मतलब कोई कोर्ट किसी के अंदर आता था, कोई कोर्ट किसी के अंदर आता था। बट अब क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब सारे इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो आर्टिकल 50 की बात हुई है, जो कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव रखता है, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंस देता है जुडिशरी को। जुडिशियल रिव्यू, मतलब अगर कोई भी लॉ बना रहा है पार्लियामेंट तो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसके पास आर्टिकल नंबर 13 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है। अगर पार्लियामेंट लॉ बना रहे तो सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही है तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको जुडिशियली रिव्यू करके अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ है तो उसे खत्म कर सकता है, रिपील कर सकता है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ है तो उसे वो अपहेल्ड कर सकता है, मतलब अलाउ कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन allows any citizen to approach Supreme Court for filing for public causes। तो बेसिकली अगर कोई ऐसा लॉ बन गया है या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि पब्लिक कॉज है, मतलब बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रही है, तो कोई भी व्यक्ति पब्लिक के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। देन रिट जुरिसडिक्शन, आर्टिकल नंबर 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल नंबर 226 फॉर हाई कोर्ट। ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। 5 रिट्स होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्चुरारी एंड प्रोहिबिशन। तो बेसिकली पांचों रिट्स सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में इशू होती हैं और हाई कोर्ट में 226 में पावर है। Then binding precedent, decisions of Supreme Court are binding on all subordinate court, article number 141। या मूड कोर्ट के लिए कभी आप पार्टिसिपेट करें तो जरूर ध्यान रखें। Then important jurisdiction क्या है, ओरिजिनल अपीलेट एडवाइजरी। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब जब केस की शुरुआत कहां हो, उस कोर्ट में जहां पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या फिर स्टेट एंड स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट का क्या है, सर्टेन सिविल और क्रिमिनल केसेस को ये एंटरटेन कर सकता है इन डायरेक्ट नेचर। अगर डायरेक्टली सिविल और क्रिमिनल केसेस, दिल्ली में एक पर्टिकुलर पेक्यूनियरी लिमिट है कि आप उससे ऊपर जा रहे हो तो आपको डायरेक्टली हाई कोर्ट जाने का मौका मिल सकता है, या फिर हाई कोर्ट में डायरेक्टली केस फाइल करने का मौका मिल सकता है। एंड देन क्रिमिनल केसेस अगर बहुत सीरियस इन नेचर है, साथ ही साथ रिट्स आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। उसके बाद अपीलेट जुरिसडिक्शन क्या है, अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट से अपील जाती है कहां, सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल नंबर 132 एंड 136, दैट इज स्पेशल लीव पिटिशन। उसके बाद अपील्स हाई कोर्ट में कैसे जाती है, फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। तो लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, मतलब सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज जूनियर डिवीजन से हाई कोर्ट नहीं जाती, सिविल जज सीनियर डिवीजन से जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी, जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 143। उसके बाद रिट जुरिसडिक्शन आर्टिकल नंबर 32 है फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल नंबर 226 है फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स। इसीलिए कहा जाता है हाई कोर्ट का जो एम्बिट है वो बड़ा है, बिकॉज आर्टिकल नंबर 226 में फंडामेंटल राइट्स के लिए तो रिट इशू हो ही सकती है, साथ ही साथ अदर लीगल राइट्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है उसके लिए भी रिट इशू करवाई जा सकती है। देन लैंडमार्क केसेस क्या है, लैंडमार्क जुडिशियल प्रिंसिपल्स, ये आप देख लोगे, ये बेसिकली ये डॉक्ट्रिन्स हैं, ये प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए इन केसेस में। तो बेसिकली आप एक बार रेफर कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो इसमें आपको कोई भी ज्यादा इशू नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी, क्या है रोल जुडिशरी का इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो अगर हम बात करें तो जुडिशरी क्या है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन है, जुडिशरी है। मतलब जुडिशरी से ऊपर कोई भी नहीं है, मतलब तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखना किसकी जिम्मेदारी है, जुडिशरी की। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो उसको प्रोटेक्शन देना किसकी जिम्मेदारी है, जुडिशरी की, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन जुडिशरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना भी जिम्मेदारी किसकी है, जुडिशियल बॉडी की। देन इंटरप्रेटर ऑफ लॉज, तो लॉ को इंटरप्रेट करना जुडिशरी का काम है, मतलब क्योंकि उसको क्या पता है, रियल इंटेंट पता है ऑफ द लेजिस्लेचर, तो इसलिए उसको इंटरप्रेट करना, बिकॉज डिस्प्यूट तो उसी को सॉर्ट कराने। देन चेक ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो बॉडीज हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं करती, वो जुडिशरी देख सकती है। प्लस आर्बिटर इन फेडरल डिस्प्यूट्स, तो बेसिकली क्या है, जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसमें आर्बिट्रेटर की तरह काम करता है। देन जुडिशियल रिफॉर्म एंड चैलेंजेस, क्या है, रिफॉर्म्स, ई कोर्ट्स एंड डिजिटल फाइलिंग। पहले होता था ऑफलाइन फाइलिंग, बट आज की डेट में ई कोर्ट्स हो गया और डिजिटल फाइलिंग हो गया है। जैसे कंज्यूमर का तो खासकर पूरा कोर्ट सिस्टम है वो ऑनलाइन आ चुका है, ठीक है। देन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अटेम्प्टेड थ्रू एनजैक एक्ट स्टक डाउन इन 2015, ठीक है। तो बेसिकली जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाना चाहते थे बट वो स्टक डाउन हो गई बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 50, जो कि बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है।
देन फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब जहां पे हर दिन हियरिंग होती है, आज हियरिंग हुई, कल हियरिंग होगी, परसों हियरिंग होगी, जब तक जजमेंट नहीं आती तब तक रोज हियरिंग होती है, दैट इज फास्ट ट्रैक कोर्ट। और ट्रिब्यूनल्स का मतलब जो नॉर्मल जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस हैं जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उसमें हाई कोर्ट में ओवरलोड मत करो, उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बना दिया गया, तो आप उसमें जाकर के वो केसेस सुन सकते हो या सुना सकते हो। उसके साथ साथ जो एक ट्रिब्यूनल और है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, साथ ही साथ कंपनी के ट्रिब्यूनल्स है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, तो वो अलग बना दिए गए ताकि ओवरबर्डनिंग ऑफ द कोर्ट्स ना हो। देन चैलेंजेस, जुडिशियल डिले एंड बैकलॉग ऑफ ओवर 5 करोड़ केसेस। तो बेसिकली चैलेंज क्या है, सबसे ज्यादा डिले, बिकॉज पार्टीज बहुत सारे मिस यूज ऑफ पावर करते हैं जिसकी वजह से डिले होता जाता है। एंड देन वैकेंसीज एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लस वैकेंसीज बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लैक होता है, चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कंसर्न, तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी कंसर्न है, मतलब जजेस ने अगर रिश्वत ले ली तो फिर तो जज अगर बिक गया तो फिर न्याय तो बिक जाएगा, ठीक है। एंड एग्जांपल्स ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन इन पब्लिक लाइफ, तो बेसिकली क्या है, बैन ऑन ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक बैन करने से बहुत सारी मुस्लिम वुमेन को फायदा हुआ, मतलब उनको बहुत सारी प्रोटेक्शंस मिल पाई। देन एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस, तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो बेसिकली क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल आया, मतलब आप चाहे कितने भी बेकसूर हो बट आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे एब्सोल्यूट लायबिलिटी आती है, मतलब आपको कोई भी डिफेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स है जो कि बात करता है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डायरेक्ट मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड एसेट्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो बेसिकली जो कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एज वेल एज एसेट्स को डिस्क्लोज करना जरूरी हो गया। देन दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद ये टॉपिक भी हमारा हो गया ओवर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। अब हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पर डिस्कस कर ही चुका हूं, इसको आप एक बारी फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर्ड वे में देख लेंगे। दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सबसे ऊपर है, ये मैं सारे प्रोविजन डिस्कस कर चुका, ज्यूरिसडिक्शन में डिस्कस कर चुका, एंड देन लैंडमार्क केसेस ये मैं डिस्कस कर चुका। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं हाई कोर्ट्स जो कि आते हैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे, बट स्टेट लेवल में सबसे ऊपर होते हैं। अगर पर्टिकुलर स्टेट की मैं बात करूं, जैसे यूपी की बात करूं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर प्रयागराज हाई कोर्ट सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे है। उसके बाद अगर कोई आता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है। तो ये भी मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। देन ज्यूरिसडिक्शन भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। साथ ही साथ सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं जो हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो उन पे सुपरवाइज करना, वो क्या केसेस को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और कभी कभार स्पेशल केसेस को डायरेक्टली अपने पास बुला लेना, तो दैट इज सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो कि हाई कोर्ट कर सकता है इन अ पर्टिकुलर स्टेट। उसके बाद ये नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स है, ये भी मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल केसेस, सेशन जज फॉर क्रिमिनल केसेस, ये बता ही चुका हूं। देन कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स की हायरार्की क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट जज, जूनियर डिवीजन, और इनके ऊपर आता है कौन, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर डिवीजन एंड सीनियर डिवीजन के ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट जज। तो बेसिकली क्या है, ये अपील सुनते हैं या फिर हायर वैल्यू सिविल केसेस, मतलब जिनके पैसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं सिविल केसेस में, वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज के पास या फिर डिस्ट्रिक्ट जज सीनियर डिवीजन के पास जाते हैं। और जो जूनियर डिवीजन वाले जजेस होते हैं, अगर आप जुडिशरी का एग्जाम दे आफ्टर क्लियरिंग योर एलएलबी, तो वो क्या होते हैं, जूनियर डिवीजन वाले जजेस होते हैं, मतलब सिविल जज जूनियर डिवीजन आप बनते हो तो ओरिजिनल सूट लाइक रेंट डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी पार्टीशन, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं वो जूनियर डिवीजन के पास जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट की क्या है, सेशन जज सबसे टॉप पे आता है, सेशन जज से ऊपर कोई नहीं होता क्रिमिनल कोर्ट में, बिफोर हाई कोर्ट, मतलब सेशन जज के ऊपर सीधा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से ऊपर सीधा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। देन सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जो सेशन जज है वो डेथ पनिशमेंट तक की सजा दे सकता है, उसके पास पावर डेथ पनिशमेंट तक देने की है, पर जब भी वो डेथ पनिशमेंट देगा तो हाई कोर्ट उसे कंफर्म करेगा, ठीक है। अगर हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो फिर डेथ पनिशमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसको कर दिया जाएगा लाइफ इंप्रिजमेंट। जो सीजेएम होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो 7 साल तक की सजा दे सकता है, मतलब मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की इंप्रिजमेंट दे सकता है। और जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है वो लेस सीरियस ऑफेंसेस, मतलब 3 साल तक की सजा दे सकता है। तो रेलेवेंट प्रोविजंस ये अब आपके काम के तो है नहीं वैसे, बट फिर भी जो इनमें लिखा हुआ था वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेशन कोर्ट की बात करता था, लिस्ट ऑफ क्रिमिनल कोड बताता था सेक्शन 6 एंड 15 बताता था सूट्स टू बी फाइल्ड इन लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब अगर आपका कोई केस हुआ है तो आपको सबसे पहले हाईएस्ट कोर्ट पे नहीं जाना, सबसे पहले उस कोर्ट पे जाना है जहां पे सबसे पहले आपका केस आ जाता है। जैसे मान लो एक कैप आता है जिसमें 5 लाख तक के डिस्प्यूट्स आते हैं, और एक कैप आता है आपका जिसमें 10 लाख तक के डिस्प्यूट्स आते हैं, और उसके ऊपर आपको हायर कोर्ट पे जाते हैं। अगर मान लो आपका 4 लाख तक का डिस्प्यूट है तो आपको 10 लाख वाले कैप में नहीं जाना, आपको सिर्फ पहले वाले में जाना है, मतलब लोएस्ट वाले में जाना है। देन स्पेशल एंड स्पेशल जुडिशियल बॉडीज, तो बेसिकली जो ट्रिब्यूनल है और फोरम है वो क्या है, स्पेशल एंड क्वाज़ी स्पेशल बॉडीज है। जैसे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बनी ये स्पेशल बॉडी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मैं बता रहा था कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो ये क्या है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी वगैरह के लिए काम आती है, और ये नई स्पेशल बॉडी है। साथ ही साथ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो इनकम टैक्स डिस्प्यूट अगर आपको अपील करनी है तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हो। साथ ही साथ आर्मी फोर्स ट्रिब्यूनल,
फैमिली कोर्ट्स, साथ ही साथ इसमें एक चीज नहीं लिखी है, मैं लिख देता हूं NGT, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो बेसिकली ये सब क्या है, ये अलग कोर्ट बना दिए गए ताकि बर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स जो इंडियन कोर्ट्स है उसको कम किया जा सके। देन ये हायरार्की की समरी टेबल है, ये आप देख लोगे, इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी नहीं है। एंड देन आगे हम मूव करते हैं, दैट इज जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड बाइंडिंग नेचर, ये भी मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, आर्टिकल नंबर 141। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टे डिसीजेस, मतलब क्या है, इंश्योर्स लीगल सर्टेनिटी बाय फॉलोइंग अर्लियर रूलिंग्स। तो मतलब क्या है, जो अर्लियर रूलिंग्स आई है, मतलब जो पहले रूलिंग आ चुकी है उसको मद्देनजर रखते हुए आज की रूलिंग बनाई जाती है। मतलब अगर कोई भी डिसीजन आपके पास है जो कि हायर कोर्ट ने दिया हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोअर कोर्ट डिसीजन देगा। देन दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, ये भी 90% तक डिस्कस हो ही चुका है। तो सबसे पहले इसमें देखें तो टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में आता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अगर मैं बताऊं, मान लो ये स्टेट दिल्ली का है, ये स्टेट यूपी का है, ठीक है, तो अगर कोई यूपी का कोर्ट है, मतलब यूपी का हाई कोर्ट अगर है या फिर दिल्ली का अगर हाई कोर्ट है, तो उसका ज्यूरिसडिक्शन कितना होगा, टेरिटरी के हिसाब से इतना इस एरिया में होगा। और अगर हाई कोर्ट का है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन कितना होगा, जहां तक यूपी की बाउंड्रीज है। ठीक है, तो ये क्या है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब आप अपनी टेरिटरी को छोड़ नहीं सकते। और सिमिलर बात होती है लोअर कोर्ट की, जो कि सीपीसी और सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस बताते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप अपनी टेरिटरी को, अब मैं बात करूं, ये तो हाई कोर्ट की बात हो गई। अगर मान लो दिल्ली है, दिल्ली में साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो बेसिकली साकेत का एरिया डिसाइडेड है, उससे बाहर वो केसेस नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये है आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब पर्टिकुलर एरिया से आप बाहर नहीं जा सकते, टेरिटरी से बाहर नहीं जा सकते। देन पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड, पिक्यूनरी मतलब पैसे, मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड, मतलब हर जज की या हर कोर्ट की एक मॉनेटरी लिमिट है। टेरिटोरियल तो है ही, प्लस मॉनेटरी लिमिट है। जैसे मान लो साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कई सारे जजेस का लेवल है। अब आपका अगर 10 करोड़ का केस है तो आप कहां जा सकते हो, अगर आपका 5 करोड़ का केस है तो कहां जा सकते हो। तो बेसिकली ये जज वाइज लिस्ट बनाई हुई है बाय द गवर्नमेंट, और उसके हिसाब से आप देख सकते हो अपने केसेस को। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट दो लोग बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है या फिर हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जजेस का होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है। तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन तो है ही, प्लस उसमें आ जाता है पिक्यूनरी, मतलब आपको अपने पिक्यूनरी के हिसाब से, अपनी टेरिटरी के हिसाब से जज को डिसाइड करना होता है। देन एग्जांपल देखेंगे इसका, A 3 lakh suit may go to civil judge junior division, a 30 lakh suit goes to district judge और हाई कोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मान लो साकेत कोर्ट है, ठीक है, साकेत कोर्ट है। अब साकेत कोर्ट के आपने पहले देख लिया कि आपका जो एरिया आता है वो साकेत कोर्ट के अंदर आता है। अब साकेत कोर्ट के अंदर अगर 3 लाख का डिस्प्यूट है तो आप कहां जाओगे, सिविल जज जूनियर डिवीजन पे, जूनियर डिवीजन। ठीक है, और अगर आपका डिस्प्यूट 30 लाख का है तो कहां जाओगे, डिस्ट्रिक्ट जज या फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। हाई कोर्ट ऑफ साकेत तो होता ही नहीं है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, देन सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। अब सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है, सिविल और क्रिमिनल। तो सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, मैट्रिमोनियल एटसेट्रा। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपका एरिया क्या है, फिर आपको देखना है कि आपका उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, फिर आपको देखना है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या मैट्रिमोनियल है। उसके हिसाब से आप जज डिसाइड करते हो या फिर कोर्ट डिसाइड करते हो। ठीक है, तो उसके कोर्ट में आप फाइलिंग करते हो। तो बेसिकली फैमिली कोर्ट्स क्या है, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी मैटर्स, मेंटेनेंस, यही सब सुन सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है कंपनी इंसॉल्वेंसी वगैरह, जो उसको ज्यूरिसडिक्शन दिया गया, जो उसको पावर दी गई है, सिर्फ उतने ही केसेस सुन सकता है। देन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मैं बता ही चुका हूं, जहां पे केस की शुरुआत हो सके, स्टार्टिंग ऑफ द केस। ठीक है, तो बेसिकली जिसके पास स्टार्ट करने की पावर होती है केस को, उसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहां पे, आर्टिकल नंबर 131 में है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन स्टेट्स। तो अगर डिफरेंट स्टेट्स में डिस्प्यूट हो जाए, दिल्ली और हरियाणा में डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली और यूनियन गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो जाए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 131 इस पे लगता है। उसके बाद हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, रिट पिटीशंस, आर्टिकल नंबर 226, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी है, अंडर आर्टिकल नंबर 32 रिट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, और हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल नंबर 226 रिट ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, कहां, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। मतलब कुछ ऐसे जगह हैं जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, जहां पे क्या है कि अगर बहुत ज्यादा करोड़ में वैल्यूज है किसी सिविल केस की, तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, देन अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपील को सुनने की पावर, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। साथ ही साथ लोअर लेवल पे अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, जो डिस्ट्रिक्ट जज, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन की अपील है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की अपील ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल नंबर 32, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में लगती है। मतलब आप हाई कोर्ट गए पहले और वहां से जीत गए, हार गए, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप आ गए सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32। फिर सिविल मैटर्स में आर्टिकल नंबर 133 लगती है। 133 में क्या है, सिविल मैटर, आप हाई कोर्ट पे गए, सिविल मैटर में गए, हार गए या जीत गए, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आप आ गए सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 133 फॉर सिविल मैटर्स।
सिमिलरली 134 लगती है फॉर क्रिमिनल मैटर्स। तो मतलब आप हाई कोर्ट गए इन क्रिमिनल मैटर, जीत गए हार गए फर्क नहीं पड़ता, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आप आ गए आर्टिकल नंबर 134, ठीक है, क्रिमिनल अपील। उसके बाद आर्टिकल नंबर 136, जब कोई भी इसमें से एप्लीकेबल ना हो तो आर्टिकल नंबर 136, अगर आपके पास कोई बहुत स्पेशल ग्राउंड है अपील सुनने का, बिकॉज इन सब में आपके पास स्पेसिफिक ग्राउंड होने चाहिए अपील करने के लिए। आप ऐसे ही नहीं टाइम पास के लिए, डिले ऑफ प्रोसेस करने के लिए, मिसयूज ऑफ लॉ करने के लिए अपील कर दो, ऐसा नहीं होता। आपके पास कोई ग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है विद कॉस्ट। बट अगर आपका फिर भी आपका मन ना माने, आपको सर्टिफिकेट ऑफ अपील ना दे हाई कोर्ट, तो उस केस में आप स्पेशल लीव टू अपील कर सकते हो, अगर आपके पास कोई बहुत जेन्युइन केस है या फिर बहुत जेन्युइन फैक्ट है जो कि लोअर कोर्ट उसे भूल गया या फिर उसने रिकॉग्नाइज नहीं करा। देन हाई कोर्ट्स अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जजमेंट्स है, ट्रिब्यूनल्स एंड सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट। तो बेसिकली जो हाई कोर्ट में सिंगल बेंच होती है, मतलब एक जज का जो डिसीजन होता है उसको हाई कोर्ट में ही अपील किया जा सकता है। तो बेसिकली हाई कोर्ट के पास वो अपील सुनने की पावर है, प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज की अपील है वो हाई कोर्ट में जाती है, ठीक है। देन रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, आर्टिकल नंबर 226 फॉर हाई कोर्ट एंड 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। उसके बाद जो रिट्स है वो भी है लिखी हुई है इसमें, रिट्स अवेलेबल हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो, तो ये आप देख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो कोर्ट है उसके अंडर जितने भी कोर्ट्स आते हैं उसको सुपरवाइज करना। जैसे पावर ऑफ हाई कोर्ट टू सुपरवाइज लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, तो लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो हाई कोर्ट के अंदर आते हैं वरना पर्टिकुलर स्टेट, उसको सुपरवाइज करना हाई कोर्ट की पावर है। दैट इज आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ऐसी पावर देता है। Then special jurisdiction meaning power given to certain courts or tribunal to hear specific type of cases। जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स, उसको स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है कि मतलब कंज्यूमर रिलेटेड जो उपभोक्ता वाले केसेस होते हैं उनके पास जाते हैं। फैमिली कोर्ट्स जो कि फैमिली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं को सुनते हैं जो कि स्पेशल केसेस हैं, मतलब स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है। एनसीएलटी, एनसीएलएटी बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो बेसिकली कंपनी के मैटर सुनते हैं। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल जो कि मिलिट्री सर्विस डिस्प्यूट सुनते हैं। तो बेसिकली ये है आपके कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये केस लॉ है, या पढ़ लेंगे। उसके बाद ये आपकी समरी टेबल है, तो आप ये देख लेंगे। इसमें आपको अगर आपको ये याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बट आप क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर ही है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है, ये हम बीएनएस में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। तो ये आपका टेबल है, उसके बाद ये आपका कंक्लूजन है फाइनल। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो गया ओवर, और इसी के साथ हमारी लीगल रिसर्च एंड मूड कोर्ट की फर्स्ट यूनिट हो गई खत्म। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।